हेलो एस्पायरेंट, चलिए आज का शो चालू करते हैं। डीएनए आज की फर्स्ट न्यूज है, सब लोग लिखते हुए चलेंगे स्टार्टिंग से ही। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 कौन होस्ट कर रहा है? आपका आज का पहला ही क्वेश्चन यही है और इसका आंसर होगा झारखंड। ये होस्ट करने वाला है एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2023। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मैस्कॉट क्या है। इसका मैस्कॉट होगा एलिफेंट जूही। एलिफेंट जूही। मैं बताना चाहूंगा कि रिसेंट में इंडियन हॉकी नेशनल टीम की जो कैप्टन है वो है सविता। आपको ये याद रखना है। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, हॉकी के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। अभी हॉकी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हॉकी का मैं पहले तो बताना चाहूंगा, इंडिया का नेशनल गेम हमने कल ही डिस्कस किया था। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। एक बात याद रखिएगा, हॉकी का जो ये वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से। फर्स्ट टाइम हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो 1971 में खेला गया था। और कहां खेला गया था? होस्टिंग कंट्री कौन थी? स्पेन। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1971 का जो वर्ल्ड कप रखा गया था स्पेन में, विनिंग कंट्री कौन सी थी? यहां पर आपका आंसर होगा पाकिस्तान। ये याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इंडिया ने 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। इसके ऊपर प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैं हमेशा किसी भी न्यूज का बैकग्राउंड डिस्कस करता हूं। तो हॉकी के ऊपर दो क्वेश्चन जो रिसेंटली मैंने एग्जाम्स में देखे था, एक ये था कि हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब जीता था, वो था 1975 में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लिया जाए कि हॉकी वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने कितने बार जीता है, तो यहां पर याद रखिएगा केवल एक बार, वो था 1975 का। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हॉकी वर्ल्ड कप की मोस्ट विनिंग कंट्री, मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जिसने हॉकी वर्ल्ड कप 4 बार जीता है। ये आपको याद रखना है। इंडिया का जैसे नेशनल गेम हॉकी होता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी नेशनल गेम हॉकी ही है। चलिए थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। फिलहाल हॉकी के लिए हमारे पास एक एग्जाम का ही मैंने क्वेश्चन लाया है कि मिस्टर हॉकी, ये निकनेम किसका है? मिस्टर हॉकी ये किसे कहा जाता है? मैं बताना चाहूंगा, इवन मुझे भी उस समय तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। मोस्टली लोगों ने, 90% लोगों ने, मुझे पता है कि वो मेजर ध्यानचंद ही किया होगा। हर किसी को यही लग रहा होगा कि मिस्टर हॉकी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ऐसा नहीं है। पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता, ये उसका आंसर। मैं यही बता रहा हूं, ये करंट अफेयर के साथ साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की भी क्लास होती है। हम अभी करंट अफेयर हॉकी का देख रहे थे, उससे रिलेटेड मुझे लगता है हमने यहां कम से कम 10-12 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए। आपको ये लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। पंकज गुप्ता, तो इसके बारे में मैं एक और तथ्य बताना चाहूंगा। हो सकता है पंकज गुप्ता के ऊपर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद के कोच का नाम बताइए, वो सेम आंसर हो जाएगा पंकज गुप्ता। पंकज, एक सेकंड रुक जाइए। पंकज गुप्ता, ये कौन थे बेटा? मेजर ध्यानचंद के कोच का नाम पंकज गुप्ता है। और एक और चीज मैं इनके बारे में फैक्ट बताना चाहूंगा। अगली बार 2 पॉसिबिलिटीज है पंकज गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चन आने की। फर्स्ट तो मैंने बता दिया है, मेजर ध्यानचंद के ये कोच है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये पूछ लिए कि कौन सा इंडियन एम्पायर है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर जिन्होंने इंटरनेशनल हॉकी की अंपायरिंग की है। सेम आंसर आपके लिए यही रहेगा। हॉकी से रिलेटेड मैंने ये चीज डिस्कस कर ली है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, हॉकी को ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट टाइम आंसर होगा आपका 1908। फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में हॉकी को खिलाया गया था 1908 में। और मैंने एक और फैक्ट डिस्कस किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम टीम इंडिया ने 1928 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में इंडिया ने अपना फर्स्ट गोल्ड 1928 में ही लाया था, जो कि कहां रखा गया था? एम्स्टर्डम। हमने ये डिस्कस कर चुका है। और एम्स्टर्डम के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट ओलंपिक कौन सा था जहां पर टीम इंडिया ने गोल्ड मारा था? तो कौन सा था? वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक्स 1928। कहां रखा गया था? एम्स्टर्डम। किसका कैपिटल है? नीदरलैंड।
मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ रहेगा आज के लिए, आपका हॉकी से रिलेटेड हो। अदरवाइज ऐसा होगा 1 घंटे की मैं हॉकी पे ही क्लास ले लूंगा कि हॉकी का गोल पोस्ट कितना होता है 12 फीट, हॉकी का जो अपना हॉकी स्टिक होती है उसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी होती है 103 सेंटीमीटर, हॉकी का बॉल कितने ग्राम्स का अलाउड होता है 156 ग्राम्स का, हॉकी की एक स्टिक जो होती है उसकी मैक्सिमम कितने ग्राम्स की होनी चाहिए 737 ग्राम्स, इससे ज्यादा हॉकी स्टिक आप यूज नहीं कर सकते। बट ये हो जाएगी बहुत ज्यादा लेंथी क्लास, इसलिए हम एक काम करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ जाते हैं आज की। रिसेंट में ये याद रखिएगा, इंद्रसेन रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंद्रसेन रेड्डी, ये रिसेंट में त्रिपुरा के न्यू गवर्नर बने, ये आपको याद रखना। इंद्रसेन रेड्डी, एक और स्टेट है रघुबर दास, ये उड़ीसा के रघुबर दास, रिसेंट में इन्हें भी न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है उड़ीसा का। तो सब आप लोग ये याद रखेंगे। ये दो हम आज के नए गवर्नर्स डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंट के इन 2 न्यू स्टेट्स में यहां पर 2 नए गवर्नर बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको कैसे ये कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि मिस्टर इंद्र, मैं हमेशा बोलता हूं आपको आधा नाम ही याद रखना है। आपको पता है ये याद क्या रखना है, सिर्फ इंद्र, आप इसको मिस्टर लगा दीजिए, आप रिस्पेक्ट के लिए। तो आप बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, लाइफ टाइम यहीं के यहीं याद हो जाएगा। त्रिपुरा के अंदर 3 आ रहा है, मैं कंसीडर आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम त्रिदेव सबने सुना है, भगवान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं त्रि, यहां से आपको केवल भगवान का ही नाम याद रखना है इंद्र। तो आपको ये भगवान गॉड वाला स्टेट याद रखना है। तो गॉड वाले स्टेट के लिए वहां का गवर्नर कौन हो जाएगा, गॉड लॉर्ड इंदिरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप ये कैसे याद रख सकते हो, मिस्टर रघुबर दास। मैं बात में एक बात बताना चाहूंगा, नाम के अंदर ही इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है या नहीं, 10 मतलब क्या, 10 में क्या आता है 0, और 0 से इंडिया का इकलौता राज्य जो ओ से चालू होता है क्या है, उड़ीसा। मिस्टर दास, दास के अंदर ही 10 लिख के देखो, 10 में 0 आता है, 0 को ओ कंसीडर करो और ओ फॉर उड़ीसा। मैं यही बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी गवर्नर का नाम पूछूं आपको बोलना है मिस्टर दास, दास मीन्स 10, उससे हो जाएगा आपका उड़ीसा। और आपको पूछूंगा त्रिपुरा का गवर्नर कौन सा है, तो त्रिपुरा में 3 स्टैंड्स फॉर गॉड, और गॉड से आपको क्या याद रखना है, मिस्टर इंदिरा। चलिए अब एक काम करते हैं, हम गवर्नर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं। गवर्नर का पॉलिटी में डिस्कस कर रहा हूं कि गवर्नर से आपसे पॉलिटी में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी मैं कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हुए चलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो गवर्नर की पोस्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में मेंशन की गई है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा, पार्ट 6। पार्ट क्या हो जाएगा यहां पर 6। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये गवर्नर, याद रखिएगा कि इसका आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में गवर्नर के बारे में मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 153। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। धारा जो आप कहते हो, अगर वहीं पर इंडियन पीनल कोड आईपीसी में जो सेक्शंस होते हैं, जो नियम होते हैं, उसे धारा कहा जाता है, यानी कि सेक्शंस, और वही नियम हमारे संविधान में क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स। तो याद रखिएगा गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है। आपको पता है ये लाइफ टाइम आपको कैसे याद रह सकता है, आपको ना प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमेशा कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने याद रखा था कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल था, 52। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर +1 करो और सिर्फ 100 ऐड कर दो, या 101 इसी में ऐड कर दो, आप कहां पहुंच जाओगे, गवर्नर के पास। हमने यहां पर देखिए था प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या था, 5 इयर्स, और किस आर्टिकल में मेंशन था, 56। अब मैं बताऊंगा कि गवर्नर का टेन्योर कहां है, 156। मैं बोल रहा हूं ये कंपेयर करते हुए चलिए कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 है, गवर्नर का आर्टिकल 153 है। राष्ट्रपति का जो टेन्योर था वो कौन से आर्टिकल में मेंशन था, 56, और इसका 156। मैंने बोला था राष्ट्रपति जो ओथ लेता है, ओथ का मतलब क्या होता है, कसम, जो शपथ लेता है वो मेंशन है, ओथ के अंदर ही ओ है, और ओ कहां आता है, 0, पक्का 60 में। और ये 60 कैसे याद रखना था, मैंने बताया था 52 से 62, 0 कहां आएगा, केवल एक ही नंबर में, वो है 60। अब मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नर जो ओथ लेता है उसका -1 करना है, 159। बस आपको इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल, मैं केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही डिस्कस कर रहा हूं, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पता है, पार्डनिंग पे आता है कि राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है
वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 72। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा वहीं पर गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो है 161। बस आपको इतने ही आर्टिकल 3 से 4 जो मैंने बताया है। एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा, यहां कुछ हो सकता है नए स्टूडेंट्स आए हो जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं किया था। तो पार्डनिंग का मतलब होता है क्षमा। यहां पर वो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी सजा को कम कर सकता है राष्ट्रपति, या माफ कर सकता है। उसी पावर्स को कहा जाता है पार्डनिंग पावर। तो वो आर्टिकल 72 में मेंशन है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक आखिरी चीज और डिस्कस कर लेता हूं जो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 123 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास है ऑर्डिनेंस पावर। कौन सा पावर बेटा? ऑर्डिनेंस। सब लोग लिखेंगे। लास्ट मैंने जो क्लास थी उसके अंदर भी ऑर्डिनेंस डिस्कस किया था और ये सीडीएस में एक बार ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मैंने कल भी बताया था। और ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? टेम्पररी लॉ। क्या होता है? आपको पता है बड़े बड़े जो ट्यूशंस होती है वहां पर बड़े बड़े टीचर्स, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, आपको कभी भी कहीं पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर फैक्चुअल डेटा पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड ऑर्डिनेंस? यही होगा। लॉ मीन्स लॉ। लॉ मीन्स क्या? किसी भी तरह का कानून। एनी अदर रूल्स, एनी काइंड ऑफ रूल इज कॉल्ड एज लॉ। बट ऑर्डिनेंस यानी क्या? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ बट टेम्पररी। जब भी ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति इशू करेगा, कानून बनाएगा, याद रखना वो 6 वीक्स के लिए ही होगा। कितने वीक्स के लिए बेटा? 6 हफ्तों के लिए। तो हो गया ना टेम्पररी लॉ। कुछ समय के लिए रहेगा। इसकी मिनिमम लाइफ क्या होती है ऑर्डिनेंस की? 6 वीक्स। और मैक्सिमम लाइफ, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस की मिनिमम लाइफ क्या है, तो आपको याद रखना है 6 वीक्स। और मैक्सिमम लाइफ अगर पूछ ले तो 6 मंथ 6 वीक्स। ये लिख लीजिए। बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ऐसे मल्टीलाइनर क्वेश्चंस आना बहुत नॉर्मल है। ठीक है, 6 वीक्स इज द मिनिमम लाइफ। ठीक है, कम से कम कितने दिन के लिए वो लॉ रहेगा? 6 हफ्तों के लिए। और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 6 हफ्ता। यही एग्जाम यूपीएससी में पूछा जा चुका है और सीडीएस में भी यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑर्डिनेंस के ऊपर। आई थिंक इतना मोर देन इनफ होगा। चलिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट्स बता देता हूं गवर्नर के लिए। मैंने हमेशा कहा है गवर्नर को आपको किससे कंपेयर करना है? राष्ट्रपति से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये प्रेसिडेंट है और ये है गवर्नर। राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज थी 35, गवर्नर की 35। राष्ट्रपति का यहां पर एज है। ओके, इसका टेन्योर क्या था राष्ट्रपति का? 5 इयर्स। जनरली इनका भी टेन्योर 5 इयर्स का रहता है। बट अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, 5 इयर्स भी दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया हुआ है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। अब मैं ये बताना चाहूंगा एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर को अगर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो गवर्नर को कभी भी उनकी नौकरी से डिसमिस किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। इसी को कहा जाता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो वो निकाल भी सकते हैं फॉर एनी अदर रीजन। अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो करप्शन में पकड़े गए, कुछ करने गए, तो 5 साल के पहले वो रिजेक्ट, उनको निकाला जा सकता है। इसी को कहा जाता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर आपको ये दोनों चीजें दिख जाती है तो आपको बस ये याद रखना है कि ज्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा? एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यही है आपके कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या देखे? मिनिमम एज देख लिए, हमने टेन्योर देख लिया, अपॉइंट कौन करता है ये देख लिया। आपको एक और चीज गवर्नर की याद रखनी है, क्या कोई एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। यानी एक गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं ये बताना चाहूंगा। एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के अनुसार एक गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये इतना ज्यादा कॉमन होना चाहिए आपके लिए, ये क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया अमेंडमेंट का यहां पर मतलब क्या होता है। अमेंडमेंट का संशोधन, चेंजेस जो करते हैं हम संविधान में। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हमने एक नया रूल जारी किया था कि एक गवर्नर को, एक राज्यपाल को हम 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था अरुंधति पटेल, समथिंग कोई पटेल थी जो गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, जिसको रिसेंट में मध्य प्रदेश का टेम्परेरी पीरियड के लिए गवर्नर बना दिया गया था। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि गवर्नर से रिलेटेड, हाँ गवर्नर से रिलेटेड एक और था आपके लिए क्वेश्चन। मुझे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर पद्मजा, ये रिसेंट की एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके,
पद्मजा नायडू, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये 11 ईयर तक सर्व किए हैं। आपको पता है सरोजिनी नायडू वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। कब बनाई गई थी? 1947 से 49 तक। 1949 तक। अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर होगा पद्मजा नायडू। मैं बताना चाहूंगा ये उन्हीं की डॉटर है। और ये किस राज्य के लिए गवर्नर किया था इन्होंने? कौन से राज्य के लिए गवर्नर बनी थी? वेस्ट बंगाल। आपको केवल इतने फैक्ट याद रखते हैं। और मैं बताना चाहूंगा लूसेंट में केवल यही दिया हुआ है आपका कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, आंसर दिया हुआ है सरोजिनी नायडू। एग्जाम में आपके क्या पूछा गया था? किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। आपको हमेशा बुक के बाहर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स जो मैं यहां बता रहा हूं, आप मान के चलिए ये पत्थर की लकीर है। एक एक शब्द पे मेरे क्वेश्चन ही आएगा। आपको नेक्स्ट टाइम अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, पद्मजा नायडू। आज मैंने मिस्टर जैसे हॉकी बताया था, वो रिसेंट की 2022 की ही स्टेनोग्राफर की एग्जाम का क्वेश्चन था, वो मिस्टर हॉकी। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से करते हुए चलना है। और याद रखिएगा एक और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली गलत कर सकते हो कि ये जो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो गवर्नर की सैलरी कौन डिसाइड करता है? ये है रिसेंट के एग्जाम का क्वेश्चन। और वहां पर ऑप्शन में पार्लियामेंट था और प्रेसिडेंट था। मैं बताना चाहूंगा 50-60% लोग प्रेसिडेंट करेंगे और 50% लोग मान के चलते पार्लियामेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट। गवर्नर की जो सैलरी है वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है अगर पार्लियामेंट आपको ऑप्शन में ना दिया जाए तो आपके लिए आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर टिक प्रेसिडेंट नहीं करिएगा। इतनी ही चीजें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गवर्नर से रिलेटेड। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज आज की देख लेते हैं। और एक और चीज यहां पर, चलिए बहुत बड़ा लेंदी क्लास हो जाएगा, हम बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आज गवर्नर की इतनी मोर देन इनफ होनी चाहिए। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। अदानी डेवलप्ड विजिंजम पोर्ट। अदानी डेवलप विजिंजम सी पोर्ट है। अब मैं बताना चाहूंगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो विजिंजम सी पोर्ट है ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरला। यही है आज का आपका क्वेश्चन कि ये जो विजिंजम सी पोर्ट है ये इंडिया के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा केरला। हो सकता है आपको दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो विजिंजम पोर्ट है इसको कब तक डेवलप किया जाएगा, आपका दूसरा प्रश्न, तो वो आपका आंसर होगा 2024 तक। मैं बताना चाहूंगा अभी हम न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं जबकि ये 2024 को बनने वाला है? तो हम अभी न्यूज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अक्टूबर में ही हम इसको ऑपरेशनल कर दिए, अभी से ही हम इसको चालू कर दिए हैं, बट याद रखना सेमी ऑपरेशनल है। ये पूरी तरीके से इसको ओपन नहीं किया गया है, सेमी ओपन किया गया है। ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल कब होगा? 2024 को। इसके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये पूरी वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का नहीं, ये इंडिया का पहला डीप, मैं बताना चाहूंगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या है ये? इंडिया का फर्स्ट डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब मैं बताना चाहूंगा ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। यानी इंडिया ने एंट्री कर लिया है ट्रांसशिपमेंट क्लब में। बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने ट्रांसशिपमेंट अपने कंट्रीज में पोर्ट बना के रखा है, लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब कई लोग ट्रांसशिपमेंट को ऐसे लिखते हैं, कई लोग इसी को मर्ज कर देते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है आपको कैसे लिखना है। अब मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। नाम में अगर आपको कभी भी ये वर्ड दिख जाए, मैं हमेशा कंसेप्ट की ही बात करता हूं। अब मुझे ना इसको सर्च भी नहीं करना पड़ा था, जब मेरे लिए भी ये नया टर्म था, लेकिन मुझे पता ही था कि इसका मतलब क्या होगा बिकॉज ऑफ ट्रांस। मेरे को ट्रांस का यहां पर मतलब पता है। कभी भी आपके किसी भी शब्द में आपको कभी एक ट्रांस वर्ड दिख जाए, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है, मतलब ऐसी नदियां जो किसी और देश से भारत में आ रही है। अगर आपको कभी भी ऑप्शन में ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिख जाए, 4 नदियों में आपको दे दी जाएगी ऑप्शन में और पूछा जाएगा इसमें से ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी है, तो बहुत सारी रिवर हो सकती है। ब्रह्मपुत्र आंसर है, जो कहां से आती है? तिब्बत से। इंडस आती है, कहां से आती है? तिब्बत से।
गंडक आती है नेपाल से, ऐसी बहुत सारी रिवर्स है, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो आपको ये जब ट्रांस दिख जाए ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनेशनल। तो ये इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब इसका मतलब मैं बता देता हूं, थोड़ी सी वेरिएशंस आएगा इसमें। इंटरनेशनल जितने भी कार्गो या शिप्स इंडिया में आएगी वो इस पोर्ट में आएगी, और यहां पर उनके जितने भी सामान रहेगा, गुड्स रहेगा, उसको यहां पर अनलोड किया जाएगा, किसी और शिप में डाला जाएगा और वो वहीं के वहीं रवाना हो जाएगी। मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके इसको बहुत बड़े मायने पे बनाया जा रहा है और इसका यूज किया जाएगा। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, केरला में। अब ये याद रखिएगा, ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सब लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसके बारे में मैं अब बात कर लेते हैं यहां पर अदानी की। अदानी की हमने न्यूज थोड़े दिन पहले पढ़ा था। अदानी ब्लूमबर्ग इंडेक्स, अभी रिसेंट में ब्लूमबर्ग इंडेक्स रिलीज हुआ, ब्लूमबर्ग इंडेक्स। ये इसको ब्लूमबर्ग इंडेक्स बोलो या ब्लूमबर्ग रिपोर्ट बोलो। ये इंडेक्स क्या कहता है कि दुनिया में कौन से पर्सन रिचेस्ट लिस्ट में, यानी रिच लिस्ट की एक ये रिपोर्ट जारी करता है। किसकी, रिच लिस्ट। तो याद रखना, पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन की इन्होंने लिस्ट निकाली है। तो इंडिया में टॉप, यानी टॉप 2 पोजीशन जो डिक्लेयर की गई थी, फर्स्ट नंबर पे था मुकेश अंबानी, जिनकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अप्रॉक्स बता रहा हूं 8 लाख करोड़। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, मैं अप्रोक्सीमेशन डेटा दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ठीक है। 8 लाख समथिंग करोड़ है। अब यहां पर सेकंड पोजीशन पे जो है वो है मिस्टर गौतम अदानी, ठीक है। इनकी भी 4 लाख करोड़ है। तो ये याद रखिएगा, अदानी के बारे में इस साल हमने ये न्यूज पढ़ी थी। अब अदानी कौन है, गौतम अदानी कौन है, अदानी ग्रुप के ओनर। अब अदानी ग्रुप का मेन धंधा क्या है, मेन बिजनेस वो क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन, ये उनका मेन है। अभी रिसेंट में उन्होंने बहुत सारे बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस में अपना पाव जमाने की कोशिश की है। इस बार हमने डिस्कस किया था, सबको याद होगा, इजराइल हमास अटैक हुआ। मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है इस बार सबसे ज्यादा चांसेस है, अदानी लगातार न्यूज में रहते हैं, लगातार। इस साल उनकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कम होने के बावजूद उन्होंने 4 लाख करोड़ सस्टेन किया है। मैं बताना चाहूंगा, इस साल आपके सबसे ज्यादा चांसेस है, अगर पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रहेगा हाइपर पोर्ट। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये नहीं दिखा तो बोलिएगा। इस साल मैं ये लाके ही दिखाऊंगा कि हाइपर पोर्ट इस साल आपकी मल्टीपल एग्जाम्स होने वाली है। एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीडीएस है, एफकेट है, एनडीए है, मल्टीपल एग्जाम है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। मैं बताना चाहूंगा, मेरी वैसे भी आदत होती है, हर बार मैं एग्जाम्स के क्वेश्चन निकालता हूं, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इजराइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये हिडन न्यूज चल रही है। हाइपर पोर्ट अदानी ने ही डेवलप किया है। कहां डेवलप किया है, इजराइल। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि इजराइल में हाइपर पोर्ट को डेवलप किसने किया है, आपका आंसर होना चाहिए अदानी। या हाइपर पोर्ट किस कंट्री में इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपका कुल मिला के आगे पीछे करके इजराइल आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने इजराइल से रिलेटेड बहुत बार डिस्कशन कर चुका है कि इंडिया ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो क्या था, ऑपरेशन अजय, ये भूलना नहीं है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ जाते हैं, जो कि है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021। मुझे पता है ये शायद हम रिपीट कर रहे हैं, बट मेरे को जब भी ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं मिलती है तो कचरा लाने से ज्यादा बेहतर मैं समझता हूं कि कुछ चीजें मैं आपके लिए रिकॉल करवा दूं, वही रिपोर्ट, वही न्यूज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, वो मैं रिपीट करवा दूं। इस साल का क्वेश्चन क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 भले ही लिखा है, लेकिन उनको दिया कब, डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ, 2023 में। अवार्ड्स कब के हैं, 2021 का, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2023 में। तो क्वेश्चन पूछा है कि 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, वहीदा रहमान। 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यहां पर होगा आपका आंसर वहीदा रहमान, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि डॉक्टर यानी अपना दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेस्ट एक्टर में किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है रणबीर कपूर। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो आपको यह याद रखना है कि आलिया भट्ट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके नाम पर रखा गया है। तो उनका नाम ही था दादा साहेब फाल्के, ये याद रखिएगा सब लोग। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1969 से शुरुआत हुई। हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एक और चीज, ये मल्टीपल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन सबसे कॉमन जो था वो यही था कि
भारत यानी पूरे वर्ल्ड का फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ऑस्कर। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फिल्म के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, वो है ऑस्कर। 1929 में उसकी शुरुआत में थी और इसकी 1969 में। तो आप देख सकते हो 99 दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज, बॉलीवुड का यानी इंडिया का सबसे हाईएस्ट फिल्म के अवार्ड कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। रिसेंट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वो कोई और नहीं, संजय दत्त की मम्मा नरगिस दत्त है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस कौन है जिसको मिला है? नरगिस दत्त। अब अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं फिल्म का, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी का नाम क्या है? 1913 में रिलीज हुई थी बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, जिसे रिलीज कब किया गया था? 1913। ईयर पे फोकस करिएगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे ईयर पे क्वेश्चन पूछ ले जाए, लेकिन मैं हमेशा बताना चाहूंगा तो बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो पूरी नौकरी को पाते हैं। सीडीएस में टॉप की एक जो पहली पोजीशन है वो पूरी दुनिया में इकलौता बंदा है जो वो टॉप की एक पोजीशन लेगा। तो आपको रेयर बनना पड़ेगा, ये रेयर क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, तभी आपकी रेयर एग्जाम निकलेगी। चलिए फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के ने इसको डायरेक्ट किया था। दादा साहेब फाल्के ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो अभी यही आपको याद रखना है कि बॉलीवुड के फर्स्ट डायरेक्टर आपको पता चल गया, बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी आपको पता चल गई। हो सकता है अगली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बॉलीवुड की पहली बोलती हुई मूवी का नाम क्या है? तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आलम आरा। सब लोग लिख लेंगे आलम आरा। इतना मोर देन इनफ होगा इंडियन सिनेमा के लिए। अब देखो आप लोग, पता है ना मैंने हमेशा कहा है ईयर के साथ थोड़ा सा खेलना सीखिए, आपके लिए हिस्ट्री भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था 1913, बस 13 में डिजिट को इधर उधर करो 31 तैयार हो जाएगा। आप इधर उधर कर लीजिए 1931। तो इंडिया बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी मैंने बोला कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र 1913। 13 को इधर उधर करो 31, वो हो जाएगी आलम आरा। इस साल का एक और चीज बताना चाहूंगा, आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड इस साल का बेस्ट एक्टर का मिला है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। ये बस इतना मोर देन इनफ होगा। इस साल की करंट की न्यूज अभी हमने देख लिया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी हमने देख लिया, आईफा अवार्ड भी हमने देख लिया, और नेशनल फिल्म अवार्ड्स तो हमने पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। इस साल का आईफा अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? आलिया भट्ट। नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? आलिया भट्ट। और अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के किसको मिला है? आलिया भट्ट। आपके लिए क्वेश्चन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये बहुत आसान है। लेकिन आईफा अवार्ड किसको मिला? ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर में, और दादा साहेब फाल्के किसको मिला था? चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं कि चलिए प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड, प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड। आप डिफेंस की एग्जाम दे रहे हो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 2023 में प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड किसको मिला है? 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। ये याद रखिएगा, इस साल का प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड किसे दिया गया है? 3rd रेजिमेंट, ठीक है, नागा का बटालियन, उनको दिया गया है। और एक और चीज इसकी याद रखनी है कि ये जो प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए आप याद रखिएगा, भारत के ही राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसलिए यहां पर प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड इसे कहा जाता है। और इस साल का किसको मिला मैंने ये भी बता चुका हूं। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम लोग। इंडियन बैंक के नए डायरेक्टर, इंडियन बैंक के नए डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर कौन है? शिव, मिस्टर शिव बजरंग। अब इंडियन बैंक के बारे में देख लेते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर कहां है इसका? चेन्नई में। मैंने थोड़े दिन पहले चेन्नई का निकनेम बताया था, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर बैंकिंग कैपिटल भी कहा जाता है, हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। 3 मैंने निकनेम बताए थे चेन्नई के, ठीक है। तो आपको तीनों के तीनों निकनेम्स याद रखने हैं, आपके एग्जाम में निकनेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ जाते हैं। और आपको ये तो सबको पता ही होगा, दिनेश कुमार खारा है आई थिंक, हाँ, दिनेश कुमार डीके खारा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक एग्जाम में इसका प्रीवियस नाम पूछा गया था, इसे इंपेरियल बैंक कहा जाता था, इंपेरियल बैंक। ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। हमने आज इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, बाकी मैं बैंकिंग के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप बैंकिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकर्स बैंक इज कॉल्ड एज आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मैं बताना चाहूंगा ये एक्ट है, हालांकि आरबीआई का एक्ट 1934 है, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों चीजें अलग है। किसी भी चीज को लाने के लिए पहले कानून बनाया जाता है, तो आरबीआई का एक्ट है 1934, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935। यहीं पर बहुत सारे लोग गलत करते हैं, याद रखिएगा। 1 अप्रैल कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, इसलिए 1 अप्रैल को हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डे भी मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की। अभी रिसेंट में 2+2 टॉक्स रखी गई है, इसे कहा जाता है 2+2 टॉक्स। क्वेश्चन यही पूछेगा कि 2+2 या इसे टॉक्स कहा जाता है या 2+2 इसे डायलॉग कहा जाता है। यहां पर तीनों का मतलब एक ही होगा, डायलॉग कहिए, टॉक्स कहिए या मीटिंग कहिए। 2+2 की मीटिंग इस साल कहां रखी गई है? वैसे तो हर साल दिल्ली में ही होता है। आपके लिए करंट अफेयर हर बार ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैंने जब से ये 2+2 की वार्ता देखी है, ये हमेशा दिल्ली में ही रखी जाती है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज 2+2। यहां पर 2+2 क्या होता है? 4। 4 को मैथ्स में क्या कहा जाता है? क्वाड्रा कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी क्या? 4। अगर कोई प्राणी है, कोई एनिमल है जिसकी 4 टांगे हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये तो आपको पता ही होगा ना। अगर कहीं पे भी 4 नंबर्स को आपके मैथ्स में स्पेशल टर्म क्या होता है? क्वाड। मैं बताना चाहूंगा क्वाड में, क्वाड एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। लेकिन उसको 2008 में किसी कारणवश इस क्वाड को 2008 में डिसबैंड कर दिया गया था। बाद में यही क्वाड, सबको समझ में आ रहा है ना? क्वाड क्या है? एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में, 2008 में बंद कर दिया गया था। इसकी फिर से स्थापना हुई कि 2017 में। मैं बताना चाहूंगा अब क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, तो इसके मेंबर देश भी 4 है। इसमें टोटल 4 कंट्रीज है। एक है जापान, एक है अमेरिका, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है इंडिया। इसमें इंडिया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि क्वाड में कौन से 4 मेंबर्स है, इसी पे प्रश्न बन सकता है। आपको ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं कि क्वाड की इस साल मीटिंग कहां रखी गई? दिल्ली में। क्वाड की जो मीटिंग थी उसका नाम क्या था? 2+2। अब इसको 2+2 क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूं। हर कंट्री से एक फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आता है मीटिंग के लिए और एक डिफेंस मिनिस्टर आता है। तो उस देश से 2 आ रहा है और इस देश से 2 आ रहे हैं, तो इसलिए इसको 2+2 कहा जाता है। और 2+2 यानी कि ये क्वाड की स्थापना कब हुई थी, सारी चीजें क्या है मैंने आपको बता चुका है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि क्वाड प्लस नाम की चीज भी है, बस ये आखिरी है। क्वाड प्लस यानी क्या होता है मैं बता देता हूं। क्वाड प्लस कुछ और नहीं है, क्वाड ही है। बस क्वाड प्लस में क्या होता है? कुछ एडिशनल मेंबर्स जोड़ दिए जाते हैं। क्वाड में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 4, लेकिन क्वाड प्लस का मतलब है इसमें 3 एडिशनल कंट्रीज भी है। उसका नाम है, एक का न्यूजीलैंड, दूसरे का है वियतनाम, और यहां पर आपके लिए 3rd कंट्री हो जाएगी साउथ कोरिया। आपको इससे ज्यादा याद नहीं रखना। क्वाड मैंने बता दिया और क्वाड प्लस भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इस साल की क्वाड मीटिंग कहां हुई मैंने ये भी बता दिया है। आज के लिए चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। और इसका कारण क्या है कि 24 अक्टूबर में ही इसको 1945 को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और रिसेंटली एग्जाम में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, जो कि आप सब लोगों को बहुत बार ये डिस्कस हमने कर चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के बारे में एक और तथ्य बताना चाहूंगा, ये अमेरिका का पुराना राजधानी है, प्रीवियस कैपिटल है। आज की न्यूज यहीं पर हम खत्म करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, लगातार हमें कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।